Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विचलन से संबंधित मुद्दे, जिसके अंतर्गत हमारा आ जाता है क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, करप्शन और सुसाइड। ये 4 टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विचलन क्या होता है। सामान्य अर्थ में आप समझ सकते हैं विचलन वो चीज है जो समाज के आदर्श और मूल्यों के विपरीत अगर कोई काम किया जाए, उसके प्रतिमान और सामाजिक मानदंड के अनुसार काम न किया जाए तो वह सामान्य अर्थ में विचलन माना जाता है। इससे संबंधित इस टॉपिक पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है और अपने विचार दिए हैं। अनेक समाजशास्त्रियों का मानना है कि विचलन के लिए समाज स्वयं उत्तरदायी होता है, न कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक लक्षण। यानी अनेक समाजशास्त्रियों ने जो अध्ययन किया उस आधार पर निकालते हैं कि कोई भी विचलन या अपराध समाज में होता है तो उसके लिए समाज स्वयं उत्तरदायी होता है। कोई भी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक लक्षण नहीं होते। इस के अंतर्गत किलफोर्ड, ग्लैक्स, रिचर्ड अवार्ड, लॉयड ओलहीम एवं सदरलैंड आदि ने विभिन्न प्रकार के अपराधों का अध्ययन विचलन के रूप में ही किया है। अब विचलन की परिभाषा हम जानते हैं। रॉबर्ट वेल के अनुसार विचलन को सांख्यिकीय आधार पर समझते हुए लिखा है कि समाज में औसत व्यवहार से बहुत अधिक विभिन्नता प्रकट करना ही विचलन है। जबकि सिमन्स के अनुसार अगर आप औसत के लगभग निकट हैं तो आप ठीक हैं, पर यदि आप औसत से बहुत दूर हैं तो आप निश्चित ही ठीक नहीं हैं। यही विचलन की स्थिति है। जबकि थियोडर्सन के अनुसार विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है। फ्रिडमैन एंड डुक के अनुसार विचलन व्यक्ति वह है जो समाज के समूह के शेष सदस्यों से भिन्न होता है, जिससे वह संबद्ध होता है। समूह के आदर्शों से भिन्न व्यवहार करना ही विचलन कहलाता है। अब हम जानेंगे कि इन परिभाषाओं के आधार पर विचलन की क्या विशेषताएं निकलकर आती। तो हम देखते हैं कि विचलन की विशेषताएं क्या है। विचलन सामाजिक मानदंडों से बहुत अधिक दूर हटता है। विचलन व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर हो सकते हैं। अपराध का संबंध, विचलन का संबंध एक विशिष्ट समाज एवं संस्कृति से होता है। अर्थात किसी समाज में कोई मूल्य या मान्य सही होता है तो दूसरे समाज में वो गलत हो सकते हैं। इसीलिए विचलन का संबंध विशिष्ट समाज और संस्कृति से माना गया है। विचलन नियंत्रण को जन्म देता है, क्योंकि इसके कारण समस्याएं पैदा होती है, इसलिए नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि विचलन के कारण क्या है। कोई भी व्यक्ति सदैव सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन करना नहीं चाहता। कुछ विशिष्ट कारण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति विचलन या अपराध करता है। नंबर 1 के आधार पर हम मान सकते हैं कि जब व्यक्ति को उचित व्यवहार का उपयुक्त पुरस्कार और अनुचित व्यवहार का दंड न दिया जाए तो विचलन करने लगता है। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार नहीं मिलता है, या फिर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे दंड नहीं मिलता है, तो वह वापस उसे करने लगता है। दूसरा है जब व्यक्ति का दोषपूर्ण अथवा अपूर्ण सामाजिकरण होता है तो वह विचलित हो जाता है, जैसे शिक्षा आदि का उचित व्यवस्था नहीं मिल पाना, उसके कारण भी व्यक्ति विचलन की ओर उन्मुख हो जाता है। नेक्स्ट हम मान सकते हैं कानून को लागू करने में कमी, अर्थात जब अपराधी को अपराध करने पर पकड़ा ना जाए या पकड़ने पर रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाए तो इससे भी विचलन को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक मानदंडों की अनिश्चित सीमा होती है, जिससे व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता और विचलित हो जाता है। नेक्स्ट हम समझ सकते हैं उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता के कारण भी व्यक्ति विचलन व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट, उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता के कारण भी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको गोपनीय रखा जाता है तो उससे उस व्यक्ति को सह मिलता है और वो वापस उस अपराध को करने लगता है। नेक्स्ट नंबर 6 के आधार पर हम समझ सकते हैं अपराध का शिकार व्यक्ति के सहयोग, अर्थात वह स्वयं कुछ नहीं करता तो इससे विचलन को बढ़ावा मिलता है। अर्थात कोई व्यक्ति फ्री बैठा हुआ काम नहीं कर रहा है तो वो दूसरी विचलन की तरफ उन्मुख हो जाता है। ईड, अहम और पराम के संघर्ष के कारण भी विचलन को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब कारण हो गए विचलन के कारण। अब हम जानेंगे विचलन के प्रकार अथवा स्वरूप। वस्तुतः विचलन के 2 स्वरूप होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक विचलन को रचनात्मक विचलन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, निषेध, दहेज आदि प्रथा को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले आंदोलन आते हैं।
और दूसरा हो जाता है नकारात्मक विचलन, जिसको विध्वंसात्मक विचलन भी कहते हैं। नकारात्मक विचलन या विध्वंसात्मक विचलन में बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, मादक द्रव्यों का सेवन, भगोरापन आदि सामूहिक जीवन के प्रति हानिकारक यह विध्वंसात्मक विचलन के उदाहरण हो जाते हैं। इसके अलावा इसके 3 स्वरूप प्रमुख हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध और प्रतिमानहीनता। ये सभी स्वरूप समाज के मानक और मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। जब उल्लंघन के लिए न्यायालय दंड देता है तो जो वयस्क व्यक्ति को दिया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है, और जब उल्लंघन करने वाला कोई किशोर होता है तो वह बाल अपराध कहलाता है, और जब समाज के केंद्रीय मूल्यों और मानदंडों की अवहेलना की जाती है तो यह प्रतिहीनता कहलाता है। प्रतिहीनता को सर्वप्रथम इमानुएल दुर्खिम ने अपने अध्ययनों में बताया था, परंतु मर्टन ने अनामी को विचलन के रूप में प्रस्तुत किया। मर्टन के अनुसार जब समाज में सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्रगति के लिए संस्थागत साधनों की उपलब्धता में टकराव होता है तब वो विचलन होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे बाल अपराध और प्रतिमानहीनता। ये चीज वापस रिपीट हो गया है। बाल अपराध और प्रतिमानहीनता उन्होंने श्लोक में दिया है, अशात और परा। अब हम देखेंगे कि अपराध क्या होता है। सरल अर्थों में अपराध कानून का उल्लंघन होता है, चाहे वो कोई भी कार्य कितना भी अनैतिक या गलत क्यों न हो, किंतु अपराध नहीं कहलाता है जब तक कि अपराधी कानून में उसे अपराध ना माना जाए। यानी जब तक कि किसी भी अपराध को कानून में उसे अपराध ना माना जाए तब तक वह कानून का उल्लंघन अर्थात अपराध नहीं कहलाएगा। अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाया ही जाता है। प्रत्येक समाज में सदस्यों के हितों और सुरक्षा के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, और समाज द्वारा निर्मित इन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। जो इन नियमों का पालन करता है तो उसे समाज द्वारा दंडित नहीं किया जाता है, अर्थात जो समाज के मूल्य के अनुरूप कार्य करते हैं तो अपराध नहीं है, बल्कि उसके विपरीत कुछ भी कार्य किया जाता है। समाज के जो कानून के आधार पर जो बनाए गए हैं उसके विपरीत अगर कार्य किया जाए तो अपराध की श्रेणी में आता है। इलिट और मैरिल के अनुसार अपराध कानून द्वारा निर्दिष्ट वह कार्य है जिसके बदले में उसके कर्ता को मृत्यु, जुर्माने, कैद, जेल आदि द्वारा दंडित किया जा सकता है। डंपन के अनुसार अपराध कानून संहिता के उल्लंघन में जानबूझकर किया गया व्यवहार जो बिना किसी प्रतिरक्षा औचित्य के किया गया है, जो राज्य द्वारा दंडनीय है। भावरक के अनुसार अपराध कोई भी वह क्रिया जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है, और हैकरवॉल के अनुसार सामाजिक दृष्टि से अपराध का अर्थ व्यक्ति ऐसे व्यवहार से जो मानवीय संबंधों की व्यवस्था में बाधा डालते हैं जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता है। जबकि सेठना के अनुसार अपराध की परिभाषा एक कार्य अथवा गलती पापमय या गैर पापमय के रूप में दी जा सकती है जो संबंधित देश के लिए विशिष्ट समय पर लागू कानून के अंतर्गत दंड योग्य है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो पे आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपिक वाइज आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपराध के तत्व हम जानेंगे कि अपराध के तत्व क्या होते हैं। अपराध व्यवहारिक रूप में कोई ऐसा कार्य है जिससे समाज तथा कानून दंडनीय मानते हैं। अपराध का इरादा अपराध में होना चाहिए। प्राय अपराधी के व्यवहार का स्पष्टीकरण अपराध के उद्देश्य के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात कई बार कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं जो व्यक्ति उद्देश्य नहीं करता है, अनजाने में उससे हो जाता है। और अपराध एक ऐसा कृत्य है जो किसी ऐसे सामाजिक आदर्श या मूल्य के विरोध में आता है जिसे समाज के अधिकांश सदस्यों का समर्थन मिला होता है। अब हम देखेंगे अपराध का वर्गीकरण। इलियट एंड मैरिल ने अपराध का वर्गीकरण दो आधार पर किया है, गंभीर अपराध और गंभीर अपराध। हेज के अनुसार व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। बोगर के अनुसार आर्थिक अपराध, राजनीतिक अपराध, यौन अपराध और विविध अपराध। लैमेट का वर्गीकरण है परिस्थितिकीय अपराध, यानी परिस्थिति
ये कारण हो जाता है नियोजित अपराध, यानी पहले से नियोजन बनाकर विश्वास के विरुद्ध अपराध। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अपराध का वर्गीकरण। सदरलैंड के अनुसार सदरलैंड ने निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेत वर्ग के अपराधी दो भागों में अपराधियों का वर्गीकरण किया है। हेज ने वर्गीकरण किया प्रथम अपराधी, आकस्मिक अपराधी, आदतन अपराधी और व्यावसायिक अपराधी के रूप में। एंड लैम्बोशो का वर्गीकरण है जन्मजात अपराधी, आकस्मिक अपराधी, पागल अपराधी और भावुक अपराधी। अब हम देखेंगे कि अपराधी के क्या कारण होते हैं। अपराध के करीब 6 कारण हैं यहाँ पे जो हम वर्णन करेंगे। पहला कारण होता है जैविक कारण। जैविक कारण के अंतर्गत आपका आ जाता है आयु, लिंग, शारीरिक दोष, प्रजाति और जन्म स्थान और वंशानुक्रम। आयु के अंतर्गत अपराध शास्त्री का मानना है कि आयु भी व्यक्ति को अपराधी बनाने में महत्वपूर्ण कारक कही जा सकती है। प्रायः युवा अवस्था में अपराध अधिक किए जाते हैं। लिंग, अधिकतर पुरुष ही अपराध अधिक करते हैं। इसका कारण है कि पुरुष का स्वभाव आक्रमणीय होता है। नेक्स्ट तीसरा हम देखेंगे शारीरिक दोष। कुछ विद्वान शारीरिक दोष को अपराध का कारण मानते हैं। उदाहरण के लिए लैम्बोशो के अनुसार अपराधियों में जन्म से कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, प्रजातियों तथा जन्म स्थान। प्रजाति तथा जन्म स्थान के कारण भी अपराध के कारक माने जाते हैं, जिससे कई जगह कुछ प्रजाति और जन्म स्थान के लोग अपराधी माने जाते हैं। उदाहरण के लिए निग्रो जाति। वंशानुक्रमण। लैम्बोशो कहते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, वंशाक्रमण से भी अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। अब हम देखेंगे अपराध के मनोवैज्ञानिक कारक। अपराध के मनोवैज्ञानिक कारक में आ जाता है मानसिक कमी, मानसिक रोग, संवेदनात्मक अस्थिरता तथा संघर्ष और चरित्रहीनता। नेक्स्ट हो जाता है पारिवारिक कारक। पारिवारिक कारक के कारण वैवाहिक स्तर, टूटते परिवार, अनुशासन का अभाव और गलत समाजीकरण के कारण भी अपराध को बढ़ावा मिलता है। अब हम देखेंगे नंबर 4 अपराध का आर्थिक कारक। आर्थिक विभिन्नताएं, व्यापारिक परिस्थिति, कम मजदूरी तथा बेरोजगारी, औद्योगिकरण और नगरीकरण, व्यावसायिक मनोरंजन, निर्धनता, इन सभी के अभाव के कारण भी अपराध बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाता है नंबर 5 भौगोलिक कारक। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ मौसम में अपराध ज्यादा होते हैं, जैसे भ्रूण हत्या जनवरी, फरवरी और मार्च में ज्यादा होते हैं। लैक्सन के अनुसार इन्होंने एक अपराधी कैलेंडर बनाया। लैक्सन इसके अनुसार भ्रूण हत्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अधिक होते हैं। जुलाई में हत्या और गंभीर हत्या अधिक की जाती है। जनवरी और अक्टूबर में पितृ हत्या होती है। प्रौढ़ों में बलात्कार जुलाई और अगस्त में, युवकों में बलात्कार जून में, संपत्ति अपराध दिसंबर और जनवरी में और व्यक्ति अपराध मई और जून में। ये भौगोलिक कारक मौसम के अनुसार लैकमैन ने बताया। और सामाजिक कारक के अनुसार सामाजिक कुरीतियां, सांस्कृतिक संघर्ष, चलचित्र, सामाजिक धारणाएं और मूल्य, गंदी बस्तियां, सामाजिक विघटन, शिक्षा का अभाव, दूषित कारावास व्यवस्था, ये सभी सामाजिक कारक हैं जो अपराध के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। अब हम देखेंगे अपराध के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत, जिसे एक काल्पनिक सिद्धांत माना जा सकता है। इस सिद्धांत का आधार अपराध का कारक भूत प्रेतों को बताया गया है। दूसरा है शास्त्रीय सिद्धांत, इसके प्रणेता बेंथम है और वर्ष 1764 में बैकेरिया ने इस सिद्धांत का उपयोग दंड शास्त्र में किया है। यहाँ पे मात्रा की गलत है, दंड है, दंड हो जाता है, दंड शास्त्र में किया है। बैकेरिया का कहना है कि सुखवादी सिद्धांत अर्थात शास्त्रीय सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यक्ति अपराध तभी करता है जब उसे इससे सुख मिलने की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है भौगोलवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को ज्लेबर्ट एंड ग्वेरी ने दिया है। वेलेट एंड गौरी ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जलवायु, रीति, प्रतिकूल प्राकृतिक शक्ति आदि अपराध के लिए जिम्मेदार होते हैं। नंबर 4 समाजवादी सिद्धांत या आर्थिक निश्चयवाद पर जोर देता है। इसके समर्थक में मार्क्स एंड एंजल्स हैं। मार्क्स एंड एंजल्स हैं और इनके अनुसार अपराध प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक दशाओं से है। यदि आर्थिक स्थिति अनुकूल रहती है तो अपराध कम रहते हैं। और नेक्स्ट है पारुवादी सिद्धांत। इसके अनुसार
कुछ शारीरिक लक्षण सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं, वहाँ अपराध उन व्यक्तियों द्वारा अधिक किए जाते हैं। और नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत या सामाजिक प्रक्रियाओं को अपराध के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इस संप्रदाय में सदरलैंड प्रमुख है। उनके अनुसार संगति अपराध का कारक है, अतः अपराध बुरी संगति में सीखे जाते हैं। इनके अनुसार व्यक्तिगत मित्रता, निष्क्रिय समूह की सदस्यता तथा अंतःक्रियात्मक समूह की संगति सामान्य और असामान्य व्यवहार की प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट 7 हो जाता है बहुकारकीय सिद्धांत। अनेक समाजशास्त्र किसी एक सिद्धांत को उचित न मानकर अपराध के लिए विभिन्न कारक को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, जिनमें आ जाते हैं आगमन, रेकलेस और टैक्ट विद्वान ने स्वीकार किया है। और नंबर 8 हो जाता है जन्मजात अपराधी का सिद्धांत, जिसे कि लोम्बोसो ने दिया है। उनका मानना है कि अपराधी जो होते हैं जन्मजात होते हैं, उनकी कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं इस प्रकार की होती है कि उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न प्रमाणित करती है। अपराधी व्यक्तियों के लक्षण भिन्न प्रकार के होते हैं और जन्म से ही उनमें देखे जा सकते हैं। तो जन्मजात अपराधी का सिद्धांत लोम्बोसो ने दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वतः अपराध। स्वतः अपराध का अभिप्राय सफेद वस्त्रधारी अपराध या सफेद पोस्ट अपराध भी इसे कहते हैं। इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय एडविन एंड सदरलैंड को जाता है। सदरलैंड ने दिसंबर 1939 में अमेरिका सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सभापति के रूप में अपने भाषण में स्वतः अपराधिक का विचारात्मक तथ्य व्यक्त किया। यह विचारधारा व्हाइट कॉलर क्रिमिनोलॉजी के शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने किया था। स्वतः अपराध की अवधारणा क्या है? स्वतः अपराध का अभिप्राय सफेद कपड़े पहनने वालों से न होकर ऐसे व्यक्तियों से है जो समाज में उच्च पद पर होने के कारण कानून की पकड़ में नहीं आते हैं। सदरलैंड ने अपराधियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। निम्न वर्ग के अपराधी जो निम्न आर्थिक स्थिति वाले होते हैं, और उच्च वर्ग के अपराधी जो उच्च आर्थिक स्थिति वाले होते हैं। स्वतः अपराध को विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। सदरलैंड के अनुसार स्वतः अपराध संभावित और उच्च सामाजिक परिस्थितियों के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाते हैं। टेक्ट के अनुसार स्वतः अपराधी की सामाजिक स्थिति उच्च होती है तथा वो अपने व्यवसाय के अंतर्गत अपराध करते हैं। स्वतः अपराध के लक्षण क्या है, अब ये हम देखेंगे। स्वतः अपराध समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक पद पर व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं तथा इसमें अपराधी अपने लाभ के लिए अपराधी कानून को तोड़ते हैं। स्वतः अपराधी कानून तोड़ने के बाद भी समाज से अपनी प्रतिष्ठा पूर्णतः बनाए रखते हैं। स्वतः अपराध की प्रकृति मुख्यतः आर्थिक और नैतिक होती है। स्वतः अपराधी उच्च पद पर होने के कारण सरकार द्वारा ऐसे कानून पारित करने का प्रयास करते हैं जिससे कि उनके द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्य अपराधी कार्य न कहलाए। आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण स्वतः अपराधी न्यायालय तथा न्यायाधीशों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। किसी परिस्थिति के कारण इस प्रकार के अपराधी को यदि न्यायालय के सम्मुख लाया भी जाता है तो उसे हल्के आरोप से छोड़ दिया जाता है। स्वतः अपराध सामाजिक मान्यताओं कानून का उल्लंघन है। इस कारण स्वतः अपराध तथा अन्य प्रकार के अपराधों के लक्षणों के मध्य कोई सीमा रेखा नहीं खींची जाती है। स्वतः अपराध कानून के भेदभावपूर्ण लागू से संबंधित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपराध के कारण जो दंड मिलता है वह स्वतः अपराधी को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक उच्च अधिकारियों तक होती है। अब हम देखेंगे स्वतः अपराधन के सामान्य स्वरूप क्या होते हैं। व्यापार में वैध पान उत्पन्न करना, विज्ञापन में ठगी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट का उल्लंघन करते हैं ये लोग, अनुचित धन संबंधी कार्य, विश्वासघात तथा आर्थिक गबन, युद्ध संबंधी नियमों का उल्लंघन और अन्य अपराध। कुछ प्रमुख व्यवसाय में स्वतः अपराध होते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग में स्वतः अपराधी होते हैं, जैसे टैक्स की चोरी, मिलावट, ठगी आदि करने, ये सब व्यापारी वर्ग के लोग करते हैं। चिकित्सक, वकील, नेता, मंत्री, प्रशासन भी इसी प्रकार के कई अपराध करते हैं। अब स्वतः अपराध के कारण क्या होता है? कई बार अज्ञानता और लापरवाही भी होती है, कानून की जानकारी का अभाव, व्यापारिक विज्ञापनों का अभाव, अदालत से बचने की प्रवृत्ति, कानून विस्तार में कमी और जटिलता, उच्च अधिकारियों द्वारा उच्च वर्ग के व्यक्तियों का समर्थन और धन का महत्व। अब हम जानेंगे इसके परिणाम क्या होते हैं। परिणाम यह होता है कि समाज में विषमता फैलती है, सामाजिक विघटित होता है, निम्न वर्गों का जीना दुश्वार और शोषण होता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलता है, और सामाजिक संरचना के विखंड पैदा होते हैं।
अब हम देखेंगे सदरलैंड ने स्वतंत्र से संबंधित अपराध की अवधारणा में क्या कहा। इन्होंने कहा है कि एक उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के दौरान किया गया अपराध कानून का उल्लंघन है। उन्होंने स्वतंत्र अपराध मुक्तः विश्वास का उल्लंघन है। उनके अनुसार विश्वास का उल्लंघन मुक्तः दो श्रेणी में होता है, मिथ्या निरूपण और धोखेबाजी। सदरलैंड ने अमेरिका के 200 प्रमुख संस्थाओं में से 70 को अपने अध्ययन का आधार बनाया और इसके द्वारा 15 शक्ति तथा बिजली नीतियों का भी अध्ययन किया। अध्ययन के अपराध आधार पर सदरलैंड ने बताया कि समकालीन अमेरिका समाज में स्वतंत्र अपराधों की भरमार है और इसके अनुसार व्यापार में स्वतंत्र अपराधिता अधिकार निम्न चर्चों में पाई जाती है: निगमों के वित्तीय वक्तव्यों का मिथ्या निरूपण, रिश्वत, अधिकारियों के ठेके के लिए रिश्वत देना, विज्ञापन और विक्रेता का निरूपण, गबन और कोष का दुरुपयोग, कर चोरी, टैक्स की चोरी, ये सारे चीज जो है सदरलैंड ने बताया कि स्वतंत्र अपराध में होते हैं। तो ये थे हमारे स्वतंत्र अपराध से संबंधित बातें। और अब आ जाता है भ्रष्टाचार और आत्महत्या, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इसके एमसीक्यू देखने के लिए इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक खत्म होने के बाद हम इसके एमसीक्यू लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।